ओके हेलो। तो अभी तक हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका हमने पहले पढ़ा है ना कि KLMN शेल्स वाला, ये तरीका बिल्कुल ही गलत होता है। कहने का मतलब ये है कि जो शेल्स होते हैं बेसिकली, अब जो शेल है वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो होते ही नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। बट ये तरीका 2,8,8,18 छोटी क्लास में जो तुमने पढ़ा है, ये तरीका इलेक्ट्रॉन्स को भरने का, ये बिल्कुल ही क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, यानी अब ये तरीका हम यूज तो कर नहीं सकते, यानी अब हमें एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। और वो दूसरा तरीका जो है उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या है, ऑर्बिटल्स। अब एक ऑर्बिटल्स एक ऐसी चीज होती है जो ऐसा समझ लो शेल को हटा के हम इसको पढ़ते हैं, हालांकि शेल्स भी होते हैं। अब वो क्या है, ध्यान से सुनो। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्या होते हैं, एटम में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे शेल है वैसे ही समझ लो ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल्स की खास बात क्या है कि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब ये इतना तगड़ा सा डायग्राम देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ क्या होता है ये बात मैं तुम्हें इस पूरी क्लास में आगे धीरे धीरे सारी की सारी चीजें समझा दूंगा। इतना अभी के लिए बस इतना समझो कि ऑर्बिटल्स एक ऐसी चीज है जिनका बहुत सारा डिफरेंट साइज होता है, बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारे ओरिएंटेशन होते हैं, किस तरीके से लगा हुआ है, ताकि उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स लगाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरें तो उनको पढ़ना समझना ज्यादा आसान हो और वो ज्यादा करेक्ट तरीके से भरे जाएं। ऐसा नहीं कि KLMN शेल्स हो और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गोल 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 वो और उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो अगली बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साइज पे डिपेंड करता है। जैसे अब होता क्या है कि जितना स्मॉलर साइज होगा किसी भी ऑर्बिटल का, वो होता है कि उतना ही उसमें क्या होगा, ज्यादा चांस होगा इलेक्ट्रॉन के मिलने का। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज तो देख ली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन को परफेक्टली तो हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां है या वहां है, बट हम उसका चांस बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ये सारी बातें हमने देखी। तो यही जो ऑर्बिटल है वो यही करता है कि वो क्या करेगा, तुम्हें एक लगभग लगभग चांस बता देगा कि इलेक्ट्रॉन को मिलने का चांस क्या है। और जितना ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा उतना ही चांस क्या होगा, ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन मिलने का। ठीक है, अगली चीज हमारे पास क्या है कि डिफरेंट शेप, डिफरेंट ओरिएंटेशन हमें डिफरेंट तरीके की प्रोबेबिलिटी देते हैं, डिफरेंट तरीके का चांस देते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने का। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग डायरेक्शन में जब तुम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलो तो उसको मिलने के जो चांस होते हैं वो अलग अलग हो सकता है इस डायरेक्शन में मिलने के चांस 90% हो और इस डायरेक्शन में मिलने के चांस 0 हो, बिल्कुल 0 हो। समझ में आ गई बात। तो ऐसा हो सकता है और ये बिल्कुल हो सकता है। ये चीज ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है, शेप पे भी डिपेंड करती है। शेप तो समझते ही हो, ओरिएंटेशन का मतलब वही होता है कि किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी बात हमारे पास ये है क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है, कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पे तो नाम दे देते थे ना KLMN सिंपली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे इनको डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग नाम देने हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ हमारे लिए नया कंसेप्ट आता है और वो क्या है, क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट आता है। तो क्वांटम नंबर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम अलग अलग ऑर्बिटल्स को अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर समझना चाहें तो देखो, सबसे पहले तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझो, एड्रेस को ले लो। चलो मान लो ये कोई एक रैंडम एड्रेस है, रैंडम है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ, एकदम रैंडम एड्रेस है। अब मान लो यहाँ पे अगर इस चीज को तुम्हें किसी को बताना हो तो उसके लिए तुम बताते हो ना, जैसे स्ट्रीट बताते हो, सिटी बताते हो, स्टेट बताते हो, जिप कोड बताते हो, ये सारी की सारी चीजें हम बताते हैं ताकि वो इंसान उस एड्रेस पे पहुंच सके। अब चलो मान लो किसी को पहुंचना है तो सबसे पहले उसको, मान लो वो दूसरी कंट्री में है तो उसे सबसे पहले कंट्री पता होनी चाहिए, कंट्री के बाद उसको स्टेट पता होना चाहिए, स्टेट के बाद सिटी, सिटी के बाद स्ट्रीट, ये सारी बातें पता होंगी तो वो तुम्हारे तक पहुंच सकता है। सिंपल सी बात है, ये होता है एड्रेस देने का तरीका। तो जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कुछ और नहीं, वो भी क्या है, एड्रेस ही है। और वो एड्रेस किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सिंपल सी बात है, इससे बेसिक तरीके से तुम क्वांटम नंबर्स को नहीं समझ सकते, कहने का मतलब यही है। तो ये क्वांटम नंबर्स कुछ सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं, कुछ सीरीज ऑफ चीजें होती हैं जिसकी मदद से हम किसको समझ सकते हैं, किसको एड्रेस समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुझे कहां मिलेगा, और वैसे भी उसके भी चांसेस होते हैं। अब जैसा है किसी को तुम एड्रेस दे दोगे तो इसके भी तो चांस है कि तुम घर पे मिलोगे या नहीं मिलोगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके चांसेस मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं और इन चारों तरीके के क्वांटम नंबर्स को हम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिप कोड हो गया, स्टेट, सिटी और स्ट्रीट होता है ना, एग्जैक्ट सेम तरीके से ये 4 क्वांटम नंबर भी वैसे ही काम करते हैं, एग्जैक्ट सेम तरीके से। तो हमारा जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
नंबर है कि नहीं। अब यहाँ पे इस चीज को ऐसे समझ लो, ये कंट्री है ना, जैसे कंट्री इंडिया है वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक तरीके से हम यही लेके चलेंगे। ये क्या बताता है हमें, सबसे पहले हमें ये बताएगा ये कि इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे थे ना कि k l m n शेल, तो n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो k होगा, 2 होगा तो l, 3 होगा तो m। वैसे ही ये जो मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 होती है, वही KLMN वाली। हाँ माना जो KLMN वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट ये कंसेप्ट सही है। क्यों, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसकी वैल्यू से हमें क्या पता लगता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल पता लगता है। ठीक है, इसकी वैल्यू से हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता लगता है, जितना ज्यादा n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू को मैं जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा ऑर्बिटल का साइज उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत होना, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, इतना समझ लो। ठीक है ना, तो n की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलता जाएगा, मतलब साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा। अगली जो चीज है वो क्या है, हमारे पास एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। इससे मुझे साथ के साथ एनर्जी भी पता चलती है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, उससे मुझे एनर्जी भी पता चलेगी। अब n की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, n की वैल्यू अगर मान लो 1 होगी तो एनर्जी उतनी ही कम होगी, और n की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी तो एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर तुम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट याद हो कि ये मेरे पास इस पॉइंट पे जो एनर्जी होती है सबसे कम होती है, और जितना मैं इससे दूर चला जाऊंगा मेरे पास एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर ये कंसेप्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है ना, अगली बात क्या है कि मेरे पास अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, लाइक अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं या हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज की बात करूं, ठीक है ना, हाइड्रोजन जैसे मतलब He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे, मतलब वो जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम के अंदर भी, हीलियम पॉजिटिव के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, Li2 पॉजिटिव के अंदर भी कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हाइड्रोजन जैसे जो स्पीशीज होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है ना, किसकी, एनर्जी की और साइज की, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, n पे ही डिपेंड करती है। अब तुम बोलोगे सिर्फ और सिर्फ का क्या मतलब, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया आने वाले कुछ और भी क्वांटम नंबर्स हैं तो उनके वजह से भी बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी, उनके वजह से भी साइज पे, एनर्जी पे काफी खासा फर्क पड़ेगा। बट जब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो वहां पे एनर्जी की बात, साइज की बात सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो सिर्फ मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा, मेरा सारा काम बन जाएगा। समझ में आई बात। अगली और आखिरी बात हमारे पास क्या है कि विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ n, अगर जैसे ही मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज। कहने का मतलब अगर n की वैल्यू मान लो कितनी है 1, तो नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगी, कितनी जगह होंगी, ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में कितने रूम है रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 स्क्वायर, क्या मतलब कितना है 1, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर यानी 4। तो कहने का मतलब यहाँ पे मुझे साथ के साथ ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी जगह है, कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं अलाउड जहां पे वो जाके रह सकते हैं उस क्वांटम नंबर के लिए, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। समझ में आई बात, बड़ी ही सिंपल सी वैल्यू है। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9 ऑर्बिटल्स उसके लिए प्रेजेंट है। समझ में आई बात। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो हमारा अगला क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल l से। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखो, इसके सिर्फ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर नहीं, इसे 2 और नामों से बुलाया जा सकता है, और वो क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और 3 मतलब एक तरीके से हमारे पास डिफरेंट नाम है, और ये सारे नाम होने के भी रीजंस होते हैं। अब जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब देखो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हो एक तरीके से क्वांटम नंबर वाले तरीके को पढ़ने की, कि जब हम शेल्स पढ़ते थे ना तो हम सिंपली क्या करते थे, ऐसे गोल वो बना देते थे 2 डायमेंशनल। बट तुम खुद सोचो क्या एटम इतना सिंपल होता होगा, नहीं, इतना सिंपल नहीं होता। उसका जो शेप होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और काफी 3 डायमेंशनल होता है। तो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो उसके 3 डायमेंशनल शेप के बारे में भी बताता है। समझ में आ गई बात, जो कि बड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं, और ऐसे शेप्स क्यों होते हैं ये तुम्हें आगे चल के बताऊंगा। बट इतना समझ लो बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है कि अगर मान लो मेरे पास एक n की वैल्यू कुछ दी हुई है, तो उसके लिए जो l की वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक जा सकती हैं, 0 से लेकर n-1 तक जा सकती हैं। कैसे समझो, अगर मैं किसी कंट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं कंट्री की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर मेरे पास n की वैल्यू कुछ है,
है ना। लाइक अगर मान लो n की वैल्यू मेरे पास 5 है तो उसके लिए l की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकते हैं, 0 1 2 3 4, यानी 0 से लेके n-1 तक, एक वैल्यू कम तक, ठीक है। अगर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2। समझ में आ गई बात। अगर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू 0 1, बस 0 और 1। समझ में आ गई बात। तो इसकी l की वैल्यूज ऐसे पता लगाई जा सकती है, सिंपल सी बात है। अब अगली जो चीज है उसको समझने के लिए ऐसे समझो कि लाइक अगर मान लो कि चलो मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब कोई बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग के अंदर कोई फ्लैट है और उस फ्लैट के अंदर रूम्स है कि नहीं, होता है ऐसा। अब ये मान लो तुम्हारा घर की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल कुछ तुम्हें बता दिया। तो वैसे ही एग्जैक्ट सेम तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही प्लेस्ड होते हैं। क्या, क्योंकि वहां पे भी क्या होते हैं, कुछ सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सब शेल्स क्या है, इस चीज को इस डायग्राम से बड़ी ही आसानी से तुम समझ सकते हो। कहने का मतलब सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, शेल्स, ठीक है। तो ये देख रहे हो पूरा का पूरा ये जो ये दोनों डब्बों को मिला के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो शेल है वो डिवाइड होता है कुछ सब शेल्स में, ठीक है। वो डिवाइड हो जाता है कुछ सब शेल्स में, जैसे कि ये एक डब्बा जो है, ये डब्बा एक सब शेल है, ये डब्बा जो है, ये डब्बा अपने आप में एक सब शेल है, ठीक है। और ये जो डब्बे हैं, ये जो सब शेल्स हैं, इन सब शेल्स के बाद मेरे पास आखिरी चीज क्या आती है, ऑर्बिटल्स आती है। और ये ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, ये जो अंदर जगह है ना, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये सारी की सारी जगह क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। तो कहने का मतलब सबसे ऊपर शेल, फिर सब शेल, और उसके बाद नीचे क्या आ जाता है मेरे पास, ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने का। इलेक्ट्रॉन्स रहते तो ऑर्बिटल्स में है, बट ऑर्बिटल्स कहां है, सब शेल में, और वो कहां है, शेल में। एग्जैक्ट सेम तरीके से जैसे तुम रहते तो रूम में हो, पर तुम्हारा रूम कहां है, किसी फ्लैट में, और तुम्हारा फ्लैट कहां है, किसी बिल्डिंग में बड़ी सी। समझ में आ गई बात। अगली जो चीज है वो क्या है मेरे पास, द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। अब मान लो मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो 5 है मान लो, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे वो भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। अगर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। n की वैल्यू अगर 3 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और हर सबशेल को मैं एक डिफरेंट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर असाइन कर देता हूं। समझ में आ रही है बात। सब यही एक सिंपल सी बात है कि नहीं। तुम और ये लॉजिक भी यहाँ पे लगा सकते हो। लाइक अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 और 3। तो तुम 2 0 1 और 2, तो तुम यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि n की वैल्यू 3 है और l की पॉसिबल वैल्यूज भी मेरे पास कितनी है, 3 है। और ये हर 3 जो वैल्यूज हैं, हर वैल्यू मैं किसी को एक सबशेल को दे दूंगा। ये एक किसी सबशेल के लिए, ये किसी और सबशेल के लिए, और ये किसी और सबशेल के लिए। समझ में आ गई बात। तो ये कहने का तरीका होता है। और हर सबशेल को हम एक नाम देते हैं और वो क्या होता है, SPDFGH। एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हम KLMN नाम दिया करते थे ना, वैसे ही SPDF भी एक तरीके से नाम देना होता है। अब ओवरऑल ये सारी बातें अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जरा देखो ये टेबल बन के आती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और कोई पॉसिबल वैल्यू है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ना, l की अगर वैल्यू 0 है तो क्या कहते हैं, सॉरी, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, बस 0 हो सकती है। उससे एक वैल्यू कम होगी। तो एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पे ये हो गया। तो इसको हम नाम कैसे देंगे, इसका नाम हो जाएगा 1s। समझ में आ गई बात। ये 1 आया n से और s आया किसकी वजह से, 0 की वजह से। किसकी वजह से, 0। ध्यान रखना। अगली चीज मेरे पास क्या है, अगर n की वैल्यू 2 है तो अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। वैसे ही n की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर 2 के लिए 2 यूज कर दिया और 0 के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, s यूज कर दिया। तो यहां से मैं एक टेबल बना के तुम्हें समझा देता हूं कि देखो यहां पे जो शुरू वाले नंबर है ना, 1 2 3 4, ये जो नंबर तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर किस बात पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जो क्वांटम नंबर होगा यहां पे वो दे देंगे। और रही बात ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, l की वैल्यू यानी 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है। ये जो भी इसकी वैल्यू होगी उससे हमें डिटरमाइन होगा SPDF क्या है, एक तरीके से नाम दिया है हमने किसको, सब शेल को नाम देने का एक तरीका होता है। तो s के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 0।
P के लिए वैल्यू कितनी होती है 1, D के लिए वैल्यू कितनी होती है 2, F के लिए वैल्यू कितनी होती है 3 और सो ऑन आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। बट एक्चुअल में तुम्हें यही चारों पढ़ने हैं और सही बोलूं तो चारों भी नहीं पढ़ने, बस शुरू के 3 ही पढ़ने होते हैं डिटेल में। समझ में आई बात? अब यहां से तुम साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ 1 के लिए 1 यूज किया है, 2 के लिए 2 यूज किया है, 2 के लिए 2 यूज किया है, 3 के लिए 3, 4 के लिए यहाँ पे 4 यूज किया है, बस ऐसे ही यहाँ पे यूज किया है। बट अगर तुम ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो 0 के लिए क्या यूज किया गया है, S यूज किया गया है। यहाँ पे भी 0 के लिए S यूज किया है, 0 के लिए S यूज किया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1 के लिए क्या यूज किया गया है, P यूज किया गया है, ठीक है। 2 के लिए क्या यूज किया गया है, D यूज किया गया है और 3 के लिए क्या है, F यूज किया, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, सिंपल। तो ऐसे करके तुम हर एक सबशेल को एक पूरा का पूरा नाम दे सकते हो, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F। बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ पे 1 जो मतलब जो नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आता है और SPDF एजीमुथल क्वांटम नंबर से आता है। बड़ी ही आसानी से तुम नाम इसको दे सकते हो। स्टेप बाय स्टेप देखना कि अगर मैं एक बार किसी भी एक चीज को तुम्हें करके दिखा देता हूं कि चलो मान लो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे मान लो 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो पाएंगी, l की पॉसिबल वैल्यूज हो पाएंगी 0, 1, 2 और 3, इतनी ही पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे मैंने जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो मैंने 4 लिया, यानी n की वैल्यू मैंने 4 लिया है। तो मेरे पास जितने भी सबशेल होंगे उनके शुरुआत में तो अपने आप 4 लग ही जाएगा, अपने आप ही 4 लग जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है। अब रही बात SPDF की, जो 4 है वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आया है। SPDF कैसे आएगा, 0 के लिए मैं क्या लिख दूंगा S, 1 के लिए मैं क्या लिख दूंगा P, 2 के लिए मैं क्या लिख दूंगा D और 3 के लिए क्या लिख दूंगा F। तो इस तरीके से मैं किसी भी एक सबसेल को उसका पूरा का पूरा नाम बहुत आसानी से दे सकता हूं और ऐसे ही नाम दिया भी जाता है। अगला जो क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो इसको। ये बेसिकली बताता क्या है, ये हमें बताता है स्पेशियल ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब उसको अरेंज करते हैं तो हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। वो एक्स एक्सिस के अराउंड होता है, वाई एक्सिस से लगा है, जेड एक्सिस से लगा है। ओवरऑल कहने का मतलब एक तरीके से कह सकते हो एंगल कैसा है उसका, ठीक है ना। वो जो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितने एंगल पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको ही बोलेंगे एक तरीके से स्पेशियल ओरिएंटेशन। अब इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं मतलब कैसे, इसकी पॉसिबल वैल्यूज है 2l+1 और वो कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू -l से +l तक रेंज करेगी। अब ये कैसे हो गया, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो l की वैल्यू मेरे पास क्या क्या हो सकती है, तुमने साफ साफ देखा कि 0, 1, 2 और मेरे पास क्या, बस 0, 1 और 2। तो अब हर एक l की वैल्यू के लिए यानी 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए एक डिफरेंट ml की वैल्यू मिलेगी। ml का मतलब एक डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी। अब लाइक मैं 0 की बात करूंगा तो 0 की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी ml के लिए, फिर से कहां तक -0 से +0। अब -0 और +0 जैसी कोई चीज तो होती नहीं, यानी 0 ही होगा, यानी ये इसके लिए हो गया। बट वही अगर मैं बात करूं 1 की तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी, -1, 0 और +1। अब समझ रहे हो बात क्या हुआ यहाँ पे, कि वही चीज -1, 0 फिर +1 और वही अगर मैं फिर से अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और फिर +2। देख रहे हो, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमने सारी बातें कैसे अच्छे से अरेंज कर दी। सिमिलर तरीके से अगर मान लो मेरे पास L की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5 ऐसे। तो यहाँ पे हर L की वैल्यू के लिए 2l+1 वैल्यूज पॉसिबल हैं किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, और सारी वैल्यूज को तुम कैसे लिख सकते हो, -l से +l तक रेंज करते हुए। समझ में आ गई बात। तो यही अगर मैं टेबल बनाऊं तो S के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 के लिए सिर्फ 0 पॉसिबल है, L1 के लिए ओवरऑल कहने का मतलब P के लिए 3 वैल्यूज पॉसिबल है, D के लिए 5, F के लिए 7, G के लिए 9, H के लिए कितनी 11 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। ये बात थी। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को आराम से बता सकते हैं।
समझ में आ गई बात। और इस चीज को अब तुम आराम से डायग्राम से भी समझ सकते हो कि तुम साफ साफ देख सकते हो एस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम बना हुआ है, और वो इसीलिए डायग्राम बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं, एक ही है। समझ में आ गई। पी के लिए कितने डायग्राम बना रखे हैं, ये देखो तीनों के तीनों डायग्राम पी के लिए हैं, वो इसीलिए है क्योंकि उसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 3 है। डी के लिए कितने डायग्राम बनाए हुए हैं, 5 डायग्राम बनाए हुए हैं, और वो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि उसके लिए जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कितनी है, 5 है। तो यही एक रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोल नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है किसमें, क्वांटम नंबर्स में। और आखिरी जो क्वांटम नंबर है हमारे पास उसका नाम क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है अपने आप में। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी तुम लोगों को, मैंने बहुत शुरुआत में ये चीज बताई थी कि कई बार जब बोहर के मॉडल को हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहां पे जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है कई बार ऐसे दो दो लाइन साथ में बन जाती हैं। अब दूर से देखो तो ये दोनों लाइन एक ही लाइन नजर आएंगी, बट पास से बहुत ध्यान से देखने पे पता लगता है कि ये एक लाइन नहीं है, 2 लाइन है। तो कुछ तो ऐसा पंगा है कि ये 2 लाइंस बन रही, क्योंकि तुम साफ साफ देख सकते हो कि दोनों लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा सा होता है। तो इस चीज को सॉल्व करने में जो बोहर का मॉडल था वो सक्षम नहीं था। तो यहीं पे क्वांटम नंबर का जो मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, वो बहुत काम में आता है, और वहीं पे हमारे लिए काम आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ये बेसिकली होता क्या है, ये हमारा चौथा क्वांटम नंबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के 2 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो मैं इस चीज को अपना एक एक्सिस मान के चलता हूं तो इस एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के 2 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और एक हो सकता है ऐसे क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है कि ये जो मतलब अगर मान लो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो मैं इलेक्ट्रॉन में से किसी एक को मान लो ऐसे +½ ओरिएंटेशन देता हूं तो दूसरे वाले का अपने आप -½ ओरिएंटेशन होगा, अपने आप। ये हम एक तरीके से वैल्यूज देते हैं इनको। जैसे मैं शुरू से n को कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, फिर हमारे पास l को कुछ वैल्यूज दी, ml को कुछ वैल्यूज दी। सिमिलर तरीके से ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, इसको भी हम कुछ वैल्यूज देते हैं, और वो यही है +½ -½ इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या से क्या वैल्यूज होंगी, कुछ भी नहीं। अब अगली बात वो क्या है कि मान लो हमारे पास देयर आर कॉल्ड 2 स्पिन स्टेट्स। इनको हम बोलते हैं एक तरीके से 2 स्पिन स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के, और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर और नीचे वाले एरो के साथ। अब तुम्हें साफ साफ पता है बार बार ये डायग्राम बनाना सही नहीं है, मतलब बना सकते हो, इतना मुश्किल कोई डायग्राम नहीं है, पर बार बार बनाने प्रॉब्लम करेगा, सिंपल सी बात है। तो जब हम एक्चुअल में कॉपी पे बनाएंगे समझने के लिए, तो हम सिंपली सिर्फ ऐसे बना सकते हैं कि एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे। वो सेम यही चीज बता रहा होगा कि ऊपर वाला एरो और ये नीचे वाला एरो। इसको अगर मैं +½ देता हूं तो ये मेरे पास -½ हो जाएगा। सेम ही चीज है, सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि मेरे पास एक ऑर्बिटल जो होता है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं होते, बिल्कुल भी। इट कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी आ नहीं सकते। जैसे यानी तुम देख सकते हो ये एक डब्बा है, ये भी एक डब्बा है, दोनों के दोनों एक एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। और ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, हमेशा अपोजिट होगा। यानी पहली बात तो ये कि मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और पहला इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन ऊपर की तरफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपने आप नीचे की तरफ होगा। ये कहने का मतलब होता है, ध्यान रखना। ये बहुत सिंपल और पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हैं बट उनका स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी क्वांटम नंबर्स की। बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से एक एक चीज तुम्हें बता दी है। ये चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना, एक बार गो थ्रू करते हो तो समझ में सारी चीज आ ही जाती है कि नहीं। और एक बार हाँ, इनकी वैल्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर लेना बस, कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो भी उतनी कोई मुश्किल है नहीं। बाकी जो भी है अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।